राजू और धनिया की नई नई शादी हुई थी। दोनों गांव से शहर आ जाते हैं और शहर आकर दोनों अपनी घर गृहस्थी बसा लेते हैं। धनिया दिखने में बहुत सुंदर थी, साथ ही वो 12वीं तक पढ़ी लिखी थी। तो वहीं राजू अनपढ़ था, मगर अपनी बीवी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए होटल पे साफ सफाई का काम करता। ऐसे ही एक दिन धनिया अपने पति से बोलती है। अच्छा सुनो ना, आप तो जानते ही हो कि मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है और गांव में तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यही शहर में मेरा एडमिशन करवा दो। गांव में तो मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली थी, अब सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन शहर से कर लूँ। हाँ हाँ, काहे नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो हम तुमको काहे नहीं पढ़ाएंगे। अरे हम जल्दी तुम्हारा एडमिशन शहर में करवा देते हैं। किसी कॉलेज में जाकर बात करके आते हैं पहले। अरे पढ़ा नहीं पाए अपनी पत्नी को तो कैसी जिंदगी चलेगी। और तुम पढ़ लिख जाओगी तो लोग हमको भी कहेंगे ना कि तुम्हारी घरवाली पढ़ी लिखी है। और नहीं तो क्या, हम दोनों में से किसी एक का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। धनिया की बात सुनकर राजू बहुत खुश होता है और कहीं से पैसों का जुगाड़ करके अपनी पत्नी का एडमिशन एक कॉलेज में करवा देता है। ऐसे ही धनिया भी रात दिन पढ़ाई में मन लगाया करती और ऐसे ही कॉलेज में धनिया की एक कॉलेज फ्रेंड रिचा धनिया से बोलती है। अरे यार, तू दिखने में कितनी सुंदर है, ऊपर से तेरे ये काले काले मोटे घने बाल, फिर भी तू गांव की गवार की तरह क्यों रहती है? और कितना अजीब सा नाम है तेरा, धनिया। अरे रीचा, तू तो शहर की रहने वाली है, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से है, पर मैं तो गांव में रहती थी। अब गांव की लड़की शहर की लड़कियों में कहाँ से अच्छी लगेगी। अरे यार, सच में तू बहुत भोली है। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। अगर मैं तेरी खूबसूरती में 4 चांद ना लगवा दूं ना तो मेरा नाम बदल दियो। अरे यार, मुझे ये सब नहीं करना, तुझे पता है ना, मुझे पढ़ लिख कर कामयाब होना है। रिचा धनिया को जबरदस्ती एक सैलून में ले जाती है और अपने ही पैसों से धनिया का मेकओवर कराती है। अपना नया लुक देखकर धनिया भी बहुत खुश होती है। ऐसे ही शाम को जब राजू अपनी बीवी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। अरे ई का हो गया दादा, हम कोनो सपना देख रहे हैं का? अरे तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि मैं तुम्हारी बीवी धनिया हूँ। और हाँ, अब से मुझे धनिया कहकर मत बुलाना। कॉलेज में मुझे सब मेरे दोस्त मुझे डोली नाम से बुलाते हैं और अब ये मुझे डोली कहकर ही बुलाते हैं, तो तुम भी अब से मुझे डोली कहकर बुलाना। अरे छी छी, अरे का नाम रख रही हो? अरे डाली फाली ये का होता है? अरे ऐसा लग रहा है कोनो कुतिया का नाम हो। अरे हम तो कह रहे हैं कि धनिया नाम है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत जचता है तुम पर। और तुम्हारे लिए हम इतना मेहनत करते हैं ताकि तुम पढ़ो लिखो और लोग हमको कहें कि घरवाली इसकी पढ़ी लिखी है, और तुम शहर आकर शहर वालों की तरह बन जाओगी, हमको भूल जाओगी, तो कैसे काम चलेगा जी? अरे राजू, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे का कही तुम राजू? अरे आज से पहले तो तुमने हमारा नाम नहीं लिया, और अब का हो गया तुमको? अरे अचानक से पढ़ी लिखी घरवाली बनी तो पति का नाम लेने लग गई। अरे अब तो हमको बहुत डर लग रहा है कि तुमको ज्यादा पढ़ा लिखा दिए तो तुम शादी करके हमको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई तो हमारा क्या होगा? तुम भी ना बहुत बकवास करते हो। ऐसे ही अब धनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। पढ़ने लिखने के साथ साथ धनिया ने अपने ऊपर भी काफी ध्यान देना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते धनिया की केमेंसी कंपनी में नौकरी लग जाती है, जहां उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। धीरे धीरे धनिया और राजू का लाइफस्टाइल बदल जाता है। ऐसी एक दिन धनिया के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं। तभी धनिया अपने पति से कहती है। देखो राजू, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो प्लीज भगवान के लिए बाहर मत आना। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरा पति गांव का गवार है तो वो लोग मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे। प्लीज भगवान के लिए बाहर मत आना, आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। धनिया की बातें सुनकर राजू बेचारा उदास हो जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में धनिया के दोस्त वहां आ जाते हैं। धनिया अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करती है कि अचानक से एक चूहा धनिया के पैर के ऊपर भाग जाता है। चूहा देखकर धनिया जोर से चिल्लाती है तो राजू भागता हुआ आता है और धनिया से बोलता है। अरे का हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। धनिया राजू को आंखें दिखाने लगती है। राजू समझ जाता है और अपने कमरे में चुपचाप चला जाता है। तभी धनिया का दोस्त रोहन धनिया से बोलता है। वैसे डॉली, ये कौन था जिसको तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है? अरे ये मेरा नौकर है, मेरे गांव का रहने वाला है, इसलिए कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है। अच्छा, ये बात है। बेचारा राजू धनिया की सारी बातें सुन लेता है। धनिया के मुंह से नौकर वाली बात सुनकर राजू के दिल को बहुत चोट लगती है और वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ कुंती को फोन करता है और सारी बातें बताता है। अगले ही दिन कुंती राजू के घर आ जाती है। कुंती को देखकर धनिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपने पति से बोलती है।
राजू ये सब क्या है? अचानक से सासू माँ को यहाँ क्यों बुलाया तुमने? तुम्हें पता तो है ना कि शहर में कितनी महंगाई है और इस महंगाई में 2 लोग अपना गुजारा कर ले वही बहुत है। अरे जब हम तुमको पढ़ा लिखा कर ऐसा बना सकते हैं तो हम अपनी माँ का भी बोझ उठा सकते हैं, समझी? जिंदगी भर गंवार के गंवार ही रहोगे। अरे अगर ऐसे ही पैसे वेस्ट करने हैं तो लाइफ में कभी आगे सक्सेस नहीं हो सकते तुम। अरे तुम अपनी कामयाबी को और अपनी जो बोली ना सक्सेस, वो ना अपने पास ही रखो। धनिया गुस्से में ऑफिस चली जाती है और राजू अपनी माँ के सामने रोने लगता है। तभी कुंती उसे समझाते हुए कहती है, शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही शाम को धनिया अच्छे से तैयार होकर अपने किसी दोस्त की पार्टी में जा रही थी। तभी कुंती अपने बेटे राजू को आवाज लगाती है और उससे बोलती है, देख बेटा, यही अच्छा मौका है। अब धनिया के सभी दोस्तों को पता चलेगा कि वो कैसी है। अपनी माँ की बात मानकर राजू भी धनिया के पीछे पीछे पार्टी में चला जाता है। धनिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी अचानक से धनिया के सामने राजू आ जाता है, जिसे देखकर धनिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है। धनिया की फ्रेंड बार बार धनिया से राजू के बारे में पूछ रही थी। तभी राजू धनिया के दोस्तों से कहता है, अरे हम बताते हैं कि हम कौन हैं। अरे हमारा नाम है राजू और ये है हमारी धर्म पत्नी धनिया और हम दोनों की शादी गांव में हुई थी। अरे गांव के रहने वाले हैं हम लोग। अरे डोली, आखिर ऐसी कौन सी कमी थी तुझ में जो तूने इस गांव के गवार से शादी कर ली? अरे मैडम, क्या बोले जा रही हैं? कमी आपके डोली में नहीं है, कमी हम में है, क्योंकि हम गरीब है, गांव वाले हैं। हम सोचे थे हमारी बीवी पढ़ना चाहती है तो पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमको क्या मालूम था हमारी बीवी पढ़ लिख जाएगी तो हमको नौकर कहेगी। इसके लिए हम दिन रात मेहनत किए, बर्तन घिसे, होटल में काम किए, क्या कुछ नहीं किए, और ये कहा कि हमको गवार कहने लग गई। और इसको हमारे साथ खड़े होने में भी शर्म महसूस हुई। तुम क्या बोले अब? राजू की बात सुनकर धनिया के सभी दोस्त धनिया को शर्मिंदा करने लगते हैं, जिसके बाद धनिया बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो सबके सामने बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहर की चकाचौंध में इतनी खो गई कि मैं भूल गई कि आप मेरे लिए क्या क्या करते हैं। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से हूँ। मेरे पति ने मुझे इस काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तब जाकर मैं इतनी पढ़ी लिखी और घर वाली बनी हूँ, और आज पढ़ लिख जाने के बावजूद भी मैं गवार की गवार ही रह गई। अरे हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है धनिया, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम हमेशा ना तुमसे यही चाहते हैं ना कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हें ये सब करना अच्छा लगता है तो हमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब पर तुम हमें अपने दोस्तों के सामने नौकर कहती हो ना, तो हमको ना बहुत ही बेइज्जती फील होता है। अरे तुम्हारे पति हैं, हम तो बस यही चाहते हैं ना कि तुम अपने दोस्तों के सामने हमको पति कहो, हमें पति वाला सम्मान दो, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसा करोगी तो हमको बुरा तो लगेगा ना। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे मैंने परमेश्वर समान पति का मजाक उड़ाया है, इसके लिए तो मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। आज मैं सबके सामने आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं राजू जी की पत्नी हूँ, और अब मुझे ये बताते हुए कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। इस तरह धनिया को अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस होता है और वो सबके सामने हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग सब कुछ भूलकर अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी साथ में घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद धनिया अपने साथ साथ राजू को भी शहर के तौर तरीकों में ढालने की कोशिश किया करती। कार्तिक आए दिन अपनी नौकरी छोड़कर घर में पड़ा रहता था, क्योंकि वह बहुत आलसी था, जिसके चलते वो किसी भी नौकरी में 1 हफ्ते से ज्यादा रुक नहीं पाता था। सुबह के 9 बजे वो आराम से बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। तभी पायल वहाँ आती है। क्या जी, आप इतने आराम से बैठे फोन में गेम खेल रहे हो? काम पर कौन जाएगा? मैं? तुम तो हमेशा काम काम काम। अरे तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तुमने ये कहा हो, सुनिए जी, आप ना आज काम पे मत जाइए, आप बस आराम कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करेंगे। बोला है कभी? ये तो जब कहूँ ना, जब आप मुझे घर में दिखाई ना दे, लेकिन जब आप आए दिन घर में ही दिखाई देते हो तो घर में रुकने वाली क्या ही बात बोलूं। अच्छा, तो तुम मुझे आलसी समझती हो? समझने की जरूरत ही नहीं है जी, आप आलसी हैं, और इतने आलसी हैं आपको अपनी कमजोर बीवी पर तरस भी नहीं आता है कि बेचारी इतनी कमजोर है कि मैं इससे ज्यादा काम न करवाऊं। क्या कहा तुमने? तुम कमजोर हो? अरे ओ, खाती मुझसे ज्यादा हो और ताकत इतनी है ना कि 4 पहलवान को पटक दोगी उठा के। यही बोलकर और समझकर
आपने मुझे काम करने वाली मशीन समझ लिया है। अब ये सब छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मेरी छुट्टी है आज। इसका मतलब आपने फिर से नौकरी छोड़ दिया ना? हाँ, वो बॉस अच्छा नहीं था। जब देखो तो हमेशा कहता था ये काम करो वो काम करो, और सैलरी उतनी देता नहीं था जितना वो काम करवाता था, तो छोड़ दिया। क्या करूं मैं आपका? 1 महीने में ये आपकी 20वीं जॉब थी जो आपने छोड़ दी। अब मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? कितनी मुश्किल से मैंने उनसे कहकर आपकी जॉब लगवाई थी। यार मिल जाएगी नई जॉब, टेंशन किस बात की है? क्यों ले रही हो टेंशन? आप ना चुप ही रहिए और मुझसे बात मत करिए अब। पायल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ पायल की सेविंग्स खत्म हो रही थी। आगे घर कैसे चलेगा, उसे इस बात की चिंता खाए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक पूरे दिन नौकरी देखने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमता और रात में खाना पीना खाकर सो जाता। उसका ये आलसपन देखकर पायल का हमेशा खून जलता रहता था। एक दिन कार्तिक फोन पर बातें कर रहा था, तभी उसके पास पायल जाती है। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें पता है कितनी जरूरी बात कर रहा था मैं। तुम्हारा दिमाग क्या दिन पर दिन खराब होता जा रहा है? दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब होता जा रहा है। इसलिए जिस उम्र में आपको घर चलाने की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में खा पीकर औरतों की तरह घर में पड़े रहते हो आप। अच्छा, मैं अगर 4 दिन घर में बैठ गया तो तुम मुझे खाने का ताना दे रही हो? एक बात भूल गई, बाकी दिनों में खाने का पैसा कौन लाके देता था? और अभी तक जो पैसा चल रहा है ना, वो मेरे है। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप काम नहीं करते हो, लेकिन आप सच में आलसी हो। 4 दिन में ही थक जाते हो और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाते हो। अगर मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी होती ना, तो पता नहीं क्या ही करती। तुम तो ये बोलो ही मत, बिना दवाई के एक दिन खरी तो हो नहीं पाती तुम, और मुझे आलसी बता रही हो। फिर भी काम तो सारा मैं ही करती हूँ ना। आप तो मदद करने के लिए भी नहीं आते हो कि मेरी बीबी कमजोर है तो मैं इसका थोड़ा सा ध्यान ही रख लूं। मुझे पता है क्या लगता है कि मैं घर आके गलती करता हूँ। घर आते ही तुम्हारी ये कच 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 शुरू हो जाती है। मजबूर आप ही करते हो। सारी सेविंग खत्म हो गई है और कुछ दिनों में आपने जॉब नहीं ढूंढी ना, तो शायद हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना बचे। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा। तुम अपने काम से काम रखो। कार्तिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन कार्तिक के आलसपन में कोई सुधार नहीं आता, ना ही उसे अपने किसी जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन पायल अब उससे लड़ना छोड़ देती है और खुद ही अपने लायक काम ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन वो बाहर से आ ही रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और उसे गिरने से बचा लेती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? जब तू जानती है कि तू कमजोर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? अपने आलसी पति को बोल दिया कर काम करने को। आंटी जी, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप तो सब जानती है, जब उनसे नौकरी ठीक से नहीं होती है तो बाकी काम ही क्या करेंगे वो। मतलब उसने फिर से नौकरी छोड़ दी? हाँ आंटी जी, काफी समय हो गया उनको नौकरी छोड़े हुए, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं है। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमें भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तो तू उसे समझाती क्यों नहीं? ऐसे आलस करके कब तक जीवन चलेगा? तू अकेली क्या करेगी? वैसे ही इतनी कमजोर है तू। आंटी जी, मैंने उन्हें हर तरीके से समझा कर देख लिया, गुस्से से, प्यार से, लड़ाई से, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ बोलो तो सिर्फ हम दोनों के बीच में लड़ाई ही होती है। इसलिए अब मुझे उनसे कुछ भी नहीं कहना है। अगर आपके पास मेरे लायक कोई नौकरी है तो बता दो आंटी। नौकरी तो है, लेकिन तू घर और बाहर दोनों कैसे संभालेगी? तू बहुत कमजोर है बहू। आंटी जी, जब ये मेरे पति को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? जब तक जान होगी लड़ूंगी। ठीक है, तो फिर कल से तू भी मेरे साथ उसी फैक्ट्री में चल जहाँ मैं पैकिंग का काम करती हूँ। सैलरी भी ठीक है और ओवर टाइम भी मिलता है, वो भी डबल। धन्यवाद आंटी जी। पायल इतना कहकर अपने घर के अंदर आ जाती है और कमला अपने घर चली जाती है। अगले दिन से पायल जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके अपनी पड़ोसन के साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाती है। दिन गुजरते हैं
और बीतते दिनों के साथ पायल बाहर काम करके अपने घर का खर्चा तो चला ही लेती है, लेकिन दिन रात काम करने की वजह से वो अपनी कमजोरी को बढ़ाती जा रही थी। तभी एक दिन कार्तिक उसे बोलता है, आजकल तुम रहती कहाँ हो? दिखाई तो देती नहीं। चलिए, भगवान का शुक्र है आपने मुझसे ये बात पूछी तो सही। ये क्या बात हुई? अब पूछा है तो ताना मार रही हो, और नहीं पूछता हूँ तो बोलती हो चिंता ही नहीं करते। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? आपने कहीं जॉब पता करी? बात करी किसी जॉब के बारे में? हाँ, उसी में लगा हूँ। एक दो लोगों से बात भी की है, जैसे ही कुछ होता है बताता हूँ। कोई भी इंसान इतना आलसी और लापरवाह कैसे हो सकता है? पूरे दिन सोते रहते हैं और बोल रहे हैं काम देखता हूँ। अब क्या सोचने लग गई? कहीं मन में गालियाँ तो नहीं दे रही मुझे? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। रसोई में आपके लिए खाना निकाल रखा है, खा लीजिए। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तुम औरतों के पास काम ही क्या होता है सिवाय आराम करने के अलावा? घर का काम खत्म होते ही बिस्तर पे पड़ जाती हो और कहती हम बहुत काम करते हैं। पहले कपड़े धो जाके मेरे, और हाँ, प्रेस भी कर देना, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। अपने पति की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारे कपड़े वॉशिंग मशीन की जगह हाथों से धुलने बैठ जाती है, जिसमें उसे बहुत समय लग जाता है। उसके बाद वो सारे कपड़े प्रेस करती है। सोते सोते उसे बहुत टाइम हो जाता है और सुबह उठकर फिर से घर के कामों में लग जाती है और थोड़ी देर बाद फिर कमला के साथ काम पर निकल जाती है। लगातार काम करने के चलते वो हद से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और फैक्ट्री में पैकिंग की हुई चीज़ों का बॉक्स लेकर सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और सर पर गहरी चोट लग जाती है। कमला उसके पास भाग कर आती है। पायल, बहू आंखें खोल। हे भगवान, इसके सर से कितना खून निकल रहा है और आप लोग मेरी मदद कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कमला एम्बुलेंस को फोन करती है और पायल को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है। कमला कार्तिक को लगातार कॉल करती है, लेकिन वो आराम से सो रहा होता है। कमला जैसे तैसे करके पेपर पूरा करके उसका ऑपरेशन शुरू करवाती है। थोड़ी देर बाद कार्तिक की आंख खुलती है। कमला की मिस कॉल देखकर उसे कॉल करता है। कमला उसको हॉस्पिटल बुलाती है। कार्तिक जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दुनिया में बहुत आलसी देखे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह आलसी कहीं नहीं देखा। तुम्हारी बीबी मर गई है या जिंदा है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी, हुआ क्या है? अरे मुझे तो बताओ आंटी, प्लीज बताओ ना। कमला कार्तिक को पायल के परेशान होने से लेकर उसकी फैक्ट्री में नौकरी करने तक की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है और पायल के होश में आते ही वो उससे माफी मांगता है और अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा भी करता है। साथ ही पायल का ख्याल रखना भी शुरू कर देता है। आशा अपने घर में अपनी जेठानी अनीशा, सास सरोज और अपने पति अंकित को बुलाती है और सबको बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर में नया मेहमान आने वाला है। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे कान तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए। भाभी, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बड़ी माँ। अनीशा बहू से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आशा की माँ बनने की खुशखबरी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में भी बच्चे की रौनक होने लगेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आशा की वजह से मुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। आशा के आने से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं। अब देखना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी ही नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो आशा बहू को भी अपने मायके ही जाना होगा। माँ जी, लेकिन मेरी देवरानी के मायके वाले इतने गरीब हैं, देवरानी जी का ख्याल कैसे रखेंगे वो लोग? हम सब तो यहाँ है ना, तो आशा का ध्यान रखने के लिए उसे मायके भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे खानदान में अब तक जितने भी बच्चे हुए सब उनके ननिहाल में ही हुए हैं। माना जाता है बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो बच्चे पर आने वाली सारी बला टल जाती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन गरीब देवरानी है मेरी, उसे उसके मायके में वो सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो यहाँ उसे हम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझो माँ जी। बहू, मैं समझ रही हूँ, तुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है ये बात सुनकर जितनी मुझे हो रही है, लेकिन मैं बस तेरी खुशी के लिए अपने घर की परंपरा तो नहीं बदल सकती हूँ ना।
दीदी आप फिक्र मत करो, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस हालात में भी मेरे घर वाले मेरा ध्यान ना रख पाए। आप निश्चिंत रहो, मुझे लेकर मैं अपना ध्यान रख लूंगी वहाँ। हाँ भाभी, आप न खामखा ही इतनी फिक्र कर रही हो। अरे अगर आशा को किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो वो हमें बता ही देगी ना, हम तो हैं ही उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई ना, या अब भी मन में कोई बात है? ठीक है माँ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन आशा तुम मुझे फोन करती रहना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। ठीक है दीदी, बस अब आप और चिंता मत करो। खुशखबरी दी थी मैंने, लेकिन आपका तो मुंह अब भी बना हुआ है। अरे नहीं, तेरी इस खुशखबरी की वजह से ही तो घर में इतनी चहल पहल है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, अभी तो चहल पहल बहू के मायके में भी होगी। जब गोद भराई की रस्म होगी वो भी बहू के मायके वाले ही करते हैं। बस भगवान आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभाल ले। आशा के माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और सरोज अंकित को बोलकर आशा को उसके मायके भिजवा देती है। सभी लोग आशा के अब माँ बन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीशा सरोज के पास जाकर उसे कहती है, माँ जी, आशा की गोद भराई भी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके मायके वालों के यहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कब होगी गोद भराई। तैयारी हम भी तो शुरू कर देते ना, अगर कुछ खबर मिल जाती तो। अरे वो सब तो उसके मायके वाले ही देखेंगे ना, और तैयारी भी कर ही रहे होंगे। जरूरी थोड़ा है हर छोटी बड़ी बात तुझे ही आकर बता दे। थोड़ा तो सब्र रख। माँ जी, अगर वो नहीं बता रहे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम खुद ही एक बार उनसे पूछ लें। इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी तू तो आशा बहू को जानती ही है, वो संभाल लेगी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आशा बहू हमारे खानदान को वारिस दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे भी खुशी है आशा के माँ बनने से, लेकिन यहाँ तो सब मेरी करीब देवरानी के गुण ही गाए जा रहे हैं। वारिस दे रही है तो क्या हुआ, इतना भी बड़ा कुछ थोड़ी कर रही है। बहू एक काम कर, तू आशा बहू के लिए एक नया गद्दा मंगवा ले। वो जब अपने मायके से वापस आएगी बच्चे के साथ तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए सब अभी से कर ले। माँ जी, आशा के कमरे में तो पहले से ही इतना अच्छा गद्दा है, तो फिर नए गद्दे की क्या जरूरत। गद्दा है लेकिन वो पुराना भी तो हो गया है ना। नया गद्दा होगा तो वो मुलायम भी होगा। आशा बहू को कमर दर्द वगैरह नहीं होगा, और छोटे बच्चे को भी तो मुलायम गद्दे ज्यादा आरामदायक लगते हैं। माँ जी ने आज तक तो कभी मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा, और अब आशा के कमर दर्द के लिए इतना सोच रही हैं। उस गरीब देवरानी की माँ जी को इतनी चिंता है। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो एक बार आशा बहू के मायके हो आइयो, उससे मिलना भी हो जाएगा। देख आइयो सब ठीक है या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जब समय मिले तब चली जाइयो। और हाँ, ये भी देख लियो कि गोद भराई की तैयारी शुरू हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो याद दिला दियो कि गोद भराई मायके वाले ही करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। सरोज इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग आशा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये सब देखकर अनीशा को चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी टाइम बाद अनीशा आशा के मायके जाती है आशा से मिलने, जहाँ आशा झाड़ू लगा रही थी। आशा को देखकर अनीशा कहती है, अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? पता है ना, ऐसी हालत में झुककर काम नहीं करते। ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है। चलो यहाँ आराम से बैठो। पहले आप यहाँ कब आई, और एक बार बता दिया होता कि आप आने वाली हो। बता के आती तो ये थोड़ी पता चलता मुझे कि तुम यहाँ आकर भी काम ही कर रही हो, वो भी इस हालत में। मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गर्भवती होने के बाद भी ऐसे काम करो। मैं तो अपने ही घर का काम कर रही हूँ, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं होता। तुम्हें कोई परेशानी हो गई तब क्या करोगी, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आशा को ऐसे काम करते देखकर अनीशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अनीशा आशा को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर आशा की माँ नीलम आती है और कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, वो तो मैं बस यहाँ हाल चाल लेने आ गई थी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुम यहाँ आ गई हाल चाल लेने। और बताओ, वहाँ घर पर सब ठीक है? हाँ, वहाँ तो सब ठीक है। वैसे काकी, आशा को 5वां महीना लग गया है। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ गया है। तैयारी शुरू कर दी है ना आपने? गोद भराई की तैयारी? वो अभी?
दीदी वैसे ही माँ के ऊपर मेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है और अब इस बीच में गोद भराई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई ही नहीं होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गोद भराई में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। बस तुम्हारी गरीबी की वजह से इतनी खास रस्म को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन माँ जी ने बोला था ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो गोद भराई की रस्म भी यहीं से करवाने को बोलेंगी माँ जी। और आप तो समझ सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। तुम हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही हो। माना मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी गोद भराई की रस्म ना हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो जरूर होगी। लेकिन कैसे होगी आप खुद ही बताओ ना। मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी को हम पता ही नहीं चलने देंगे। देखो, माँ जी की परंपरा है ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो तो होगा ही। और रही गोद भराई की बात, वो मैं संभाल लूंगी। अनीशा अपनी गरीब देवरानी की गोद भराई की तैयारी करने लगती है और अपनी सास को बिना पता चले ही उसकी गोद भराई की सारी तैयारी करती है। और 2 दिन बाद जब आशा की गोद भराई होती है तो वहाँ काफी लोग आते हैं। अनीशा अपनी देवरानी की गोद भराई में उसे बहुत लोगों के आशीर्वाद दिलवाती है और सब कुछ अच्छे से होता है। सरोज को भी कुछ पता नहीं चलता और अनीशा की गरीब देवरानी की गोद भराई भी हो जाती है।